एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ मराठा स्टेट का, यानी कि ये जो मराठा साम्राज्य था इसको कैसे कब्जे में किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब इसकी बात होगी क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंतिम में जो टॉपिक की बात की थी वो था सब्सिडरी अलायंस एंड द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी। यहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में यह देखा था कि सब्सिडरी अलायंस के तहत ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी था वो कैसे अपने आप को विस्तार किया, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया भारत में। यानी कि हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस के कंसेप्ट को देखा था और यह देखा था कि वो अंग्रेजों को कैसे उनके कॉलोनी को या फिर उनके उपनिवेश को, उनके क्षेत्र को भारत में बढ़ाने में मदद किया, जिसमें हम लोगों ने अवध, हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर जैसे क्षेत्रों को देखा जो कि सब्सिडरी अलायंस के हिस्सा हुआ करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट का, यानी कि अब बात होगी कि मराठा स्टेट को कैसे इन लोगों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया, यानी कि अपने अंदर लिया, अपने कब्जे में लिया। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था एनेक्सेशन ऑफ द मैसूर स्टेट, मैसूर को कैसे कब्जे में लिया गया था, जहां पर हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की बात आई थी। अब हम लोग बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट का, यानी कि ये जो मराठा साम्राज्य था, मराठा स्टेट थे, ये कैसे एनेक्स्ड हो गए, कैसे कब्जे में चले गए अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के, इंग्लैंड के। अब उसकी बात होगी। लिखा हुआ है एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट में, आफ्टर द कंट्रोल ऑफ कर्नाटिक एंड डेक्कन रीजन, लॉर्ड वेलेस्ली टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मराठा। कर्नाटिक और डेक्कन वाले क्षेत्र को हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो कब्जे में चला गया, किसके, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल था, उसका अब अटेंशन, उसका जो ध्यान है वो मराठाओं की तरफ गया, क्योंकि अब उसको लगा कि अब ये सब तो हो गया, कर्नाटिक और डेक्कन तो हो गया, यानी कि दक्षिण भारत तो हो गया जिधर से हम लोग आए थे। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा पश्चिम और मध्य भारत की, और अपने आप को उधर विस्तार कराते हैं। और यहीं पर उसका ध्यान मराठाओं पर आया, मराठा साम्राज्य पर आया। द मराठा हैड इमर्ज्ड एज पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ द मुगल। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी कि कैसे मुगल के जाने के बाद मराठा जो हैं वो भारत में एक विकल्प बन गए हुए थे, लेकिन मराठाओं ने अपने अपने में लड़ लिया, जिसके कारण से मुसलमान शासन के बाद जो हिंदू शासन आना चाहिए था वो ना आकर भारत में ईसाई शासन आ गया। जो हम लोगों ने देखा था कि जो 4 मराठा चीफ थे, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ये सब अपने आप को अलग अलग स्वतंत्र बता गए और अपने आप का अलग अलग क्षेत्र के ये राजा बन गए। और इन्हीं सारे डिस्प्यूट को देखते हुए अंग्रेजों ने यहां पर फायदा उठाने का प्रयास किया, फायदा उठाया इन लोगों के डिस्प्यूट का, वहां पर अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और यहां पर युद्ध हुए, अलग अलग युद्ध हुए अंग्रेजों में और मराठाओं में, और जिसका परिणाम यह निकला कि अंत आते आते, यानी कि युद्ध का अंत होते होते मराठा जो है वो टूट गए, बिखर गए, समाप्त हो गए। वो मराठा जो कि मुगलों के अल्टरनेटिव बन रहे थे, विकल्प बन रहे थे भारत में, वो गायब हो गए या फिर वो अधीन हो गए अंग्रेजों के। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। लास्ट में यह भी देखा था कि द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट विद द मराठा क्लैन। वही बात जो हमने कहा अभी कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, जो आंतरिक इन लोगों में जो लड़ाई चल रही थी मराठा कुलों में, क्लैन का मतलब कुल होता है, मराठा कुलों में जो इन लोगों की आंतरिक लड़ाई चल रही थी उसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। आगे, आफ्टर 43 years 1775 to 1880 and 3 wars they ultimately managed to bring the Marathas under the control। और इन्हीं सारे चीजों को अगर ध्यान में रखें तो लगभग 43 साल, 43 ईयर, जो कि वर्ष 1775 से 1818 के दरमियान है, इस 43 साल में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में अलग अलग बहुत सारे युद्ध हुए और परिणाम स्वरूप मराठा समाप्त हो गए और अंग्रेजों का शासन आ गया। अब हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो कि 1775 से 1882 में हुआ। 1775 से, क्योंकि हम लोग जब 43 ईयर की बात कर रहे हैं और 1775 से 1818 की बात कर रहे हैं, तो पहला जो वार होगा वो तो 1775 में होगा ही होगा और लास्ट जो है वो 1818 में जाएगा। तो पहला जो है वो 1775 से
1782 यानी कि 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 यानी कि इन 8 वर्षों तक ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, एंग्लो मतलब इंग्लैंड और मराठा मतलब मराठा, इन दोनों के बीच में लड़ाई चली। उसकी बात करेंगे कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में हुआ क्या था। तो इसकी भी बात हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने देखा था कि कैसे पेशवा माधव राव और फिर नारायण राव, इन सारे चीजों के बीच में चीजें आती है। फिर नाना फडणवीस का कंसेप्ट आता है। नाना फडणवीस जो जीतते हैं, जीतने के बाद जो है वो मराठा बैकफुट में जाते हैं और बैकफुट पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो होती है वो मराठाओं के पक्ष में चली जाती है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार पे, और ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार क्या है अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 में हुआ था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो 1803 से 1805 है, यानी कि 3, 4, 5, यानी कि ये 3 वर्ष जो हैं ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार के लिए जाते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि यहां पर क्या हुआ था। लिखा हुआ है पेशवा माधव राव टू डाइड इन 1796 एंड वाज सक्सीडेड बाय बाजीराव टू। ये जो पेशवा माधव राव टू था, जो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में कि कैसे माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है, जहां पर नाना फडणवीस की सेना अंग्रेजों से लड़ती है और अंग्रेजों से लड़ने के बाद नाना फडणवीस की जो सेना जीतती है, उसके बाद पेशवा माधवराव द्वितीय को वहां का प्रमुख बनाया जाता है, पेशवा बनाया जाता है। लेकिन इसकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु जो है वो वर्ष 1796 में हो जाता है एंड वाज सक्सीडेड बाय बाजीराव टू, और उसके बाद जो पेशवा बनता है वो बाजीराव द्वितीय बनते हैं। महाराजा सिंधिया एंड नाना फडणवीस वेयर द कैपेबल लीडर हु ट्राइड टू कीप इंटैक्ट द मराठा पावर इन स्पाइट ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम लोग महाराजा सिंधिया और नाना फडणवीस की बात करें तो ये दोनों इतने सक्षम थे कि भले ही कितना भी मराठा कुल जो है आपस में बटे, ये लोग यूनाइट करके चलने की शक्ति, चलने की इच्छा शक्ति रखते थे, और इन्हीं के कारण से मराठा जो है वो एकजुट थे, नाना फडणवीस और महाराजा सिंधिया के कारण से। आफ्टर देयर डेथ द मराठा चीफ ट्राई टू ब्रिंग द पेशवा अंडर देयर इन्फ्लुएंस। इसके बाद क्या हुआ कि नाना फडणवीस और महाराजा सिंधिया की जब मृत्यु हो गई तो जो मराठा चीफ था वो हमेशा प्रयास करता था कि पेशवा जो है, जो भी पेशवा बनता है वो उनके अधीन रहे, उनके नियंत्रण में रहे, वो जो बात कहे उसके अनुसार चले। Amongst them the most powerful were दौलत राव सिंधिया of ग्वालियर एंड जसवंत राव होलकर of इंदौर। और इसमें अगर बात करें मराठा चीफ की बात करें तो इसमें दो जो मोस्ट पावरफुल मराठा चीफ की बात आती है, तो उसमें दौलत राव सिंधिया का एक नाम आता है जो कि ग्वालियर वाले सेगमेंट से आते हैं, और एक जसवंत राव होलकर जो कि इंदौर वाले सेगमेंट से आते हैं। इन दोनों का नाम आता है आगे। इन 1801 1801 में क्या होता है, इन 1801 to 1802 सिंधिया ज्वाइंड पेशवा बाजीराव टू अगेंस्ट होलकर एंड a war was fought between the two for supremacy over the पेशवा। अभी हम लोगों ने देखा था कि एक तरफ सिंधिया है और एक तरफ होलकर है, और ये दोनों बहुत मजबूत हैं, दोनों मराठा हैं। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, आपसी जो कंपटीशन होता है, इसमें ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए आतुर होते हैं, जिसके कारण से अब यहां पर कुछ गठजोड़ होता है, कुछ अलायंस होता है। वही कहा जा रहा है कि इन 1801 टू 1802 सिंधिया ज्वाइंट, जो ग्वालियर वाला था, वो ज्वाइन करता है पेशवा बाजीराव को और युद्ध लड़ता है होलकर से, यानी कि इंदौर वाले से। एंड वार वाज फॉट बिटवीन द टू, और दोनों के बीच में युद्ध होता है अपने आप को आगे बढ़ाना, यानी कि अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जसवंत राव होलकर डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेज इन 1802। ये जो ग्वालियर वाला जो सिंधिया था और जो पेशवा के साथ उसने गठजोड़ करके
इंदौर वाले होलकर को यानी कि जसवंत राव होलकर को हराने के लिए युद्ध लड़ा था, वो उस युद्ध में हार जाता है और जसवंत राव होलकर जो है वो जीत जाता है इस युद्ध में। और ये वर्ष जो है वो 1802 की बात है। आगे, पेशवा बाजीराव टू फ्लेड टू बसेन एंड सॉट द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। और यहीं पर पेशवा बाजीराव टू भाग जाता है एक क्षेत्र में जहां पर बसेन में, और अंग्रेजों से अपने लिए मदद मांगता है। अ ट्रीटी वाज साइंड इन 1803 विद द ब्रिटिश which allowed them to legitimate right of interference in the affair of the Maratha। फिर एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, किसके किसके बीच में? तो अ ट्रीटी वाज साइंड इन 1803 1803 में विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों से, which allowed them, जो यहां पर अलाउ करता है, अ लेजिटिमेट राइट टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द मराठा। जहां पर एक संधि होती है, क्योंकि क्या होता है, पेशवा जो है वो जाता है अंग्रेज के पास मदद के लिए, तो अंग्रेज कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक तुम्हें हस्ताक्षर करना होगा, एक संधि पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे इंटरनल वर्क में इंटरफेयर करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे, यानी कि हमारे विचार से भी तुम्हें चलना होगा। द ब्रिटिश फोर्स ऑक्युपाइड पूना। फिर ब्रिटिश शक्ति जो है वो पूना को, जिसको पुणे कहते हैं, जो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य का एक क्षेत्र है, उसको ऑक्युपाई करता है, और द कैपिटल ऑफ पेशवा, जो कि पेशवा का कैपिटल होता है, उसको ये अपने नियंत्रण में ले लेता है अंग्रेज। द ब्रिटिश इंस्टॉल द पेशवा एट पूना एंड ड्रोव आउट द होलकर। और ब्रिटिश जो है वो पेशवा को पूना में स्थापित करता है और होलकर को भगा देता है, यानी कि जसवंत राव होलकर को वहां से निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली और बहुत सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को इस द सेकेंड एंग्लो मराठा वार में ही करना है। ये सारी चीजें होंगी, ये सारी बातें होंगी, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आप लोगों को इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, वो सब चीजों के लिए हमें मिलना होगा अगली कक्षा में, जहां पर हम लोग इन सारे चीजों को जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा के लिए इतना ही।